हेलो 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 वेरी गुड मॉर्निंग। 9th क्लास के बायोलॉजी का पहला टॉपिक सेल, द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ाते ही रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। मैंने एक एक्स्ट्रा कोशिश करी है आपके लिए क्वेश्चन वाइज चीज़ों को डिटेल में बताने का आपको। साथ में एमसीक्यू तो हमारा सॉल्व होता ही रहेगा, लेकिन उस एमसीक्यू में जितने भी टर्म्स आने वाले हैं उसको भी मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ना केवल उससे ये समझ लो कि आपके पेपर में जो एमसीक्यू आते हैं वो कवर हो जाएगा, बल्कि उसमें जितने भी टॉपिक शामिल है उन सब का क्विक रिवीजन होगा और बहुत मज़ा आने वाला है। चलो शुरू करते हैं, बहुत टाइम ख़राब नहीं करेंगे, जल्दी ही। पहला क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली इसमें 3 ही ऑप्शन है, पीपीटी बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। पहला क्वेश्चन क्या लिखा, वो डिस्कवर्ड सेल इन द कॉर्क। आपके मन में आंसर आ गया होगा 100%। क्या है आंसर? है क्या आंसर मैं ल्यूएन हॉक कर दूँ? आपका आंसर आएगा नहीं सर, ल्यूएन हॉक नहीं होगा। ल्यूएन हॉक ने क्या किया था, लिविंग सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। शिल्डन एंड शॉन, ये भी आपको पता है इसने क्या किया था, सेल थियरी में अपनी पार्टिसिपेशन इनकी रही है। तो हमारा नाम कौन सा आएगा, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने कब दिया था, 1665 में। ये हमारा उन्होंने बताया था। ये क्या था, डेड सेल, किसके अंदर, कॉर्क के अंदर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लो, इसमें 2 ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं, काम चलाते हैं। क्या लिखा है, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय। अनफॉर्चुनेटली जो 2 ऑप्शन है यहाँ पर, दोनों में से कोई नहीं है। वो क्या है, एस एंड एस। एस एंड एस कौन है ये, शिल्डन एंड सॉन। कब दिया था इन्होंने, 1839 में। वैसे इन दोनों के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स और अपन जान लेते हैं। जो शिल्डन था वो बेसिकली एक क्या था, जूलॉजी वाले थे, और जो हमारे श्वान थे वो जो श्वान था वो किस चीज़ का था, जूलॉजी वाले था, ब्रिटिशर्स था। और जो शिल्डन था वो हमारा किसका था, बॉटनी का था। इन दोनों ने पहले तो सेपरेट इन्फॉर्मेशन दी थी। एक ने बताया प्लांट के अंदर, करेक्ट है, सेल थियोरी के रिगार्डिंग, और दूसरे ने बताया किसके अंदर, एनिमल के अंदर। और बाद में इनका जो मर्ज आया स्टेटेड इन्फॉर्मेशन, वो हमारा सेल थियोरी कहलाता है। और सेल थियोरी में कितने पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स। इन्होंने किस पॉइंट को ऐड किया था, इन्होंने ऐड किया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। बाकी 2 पॉइंट्स आपके ऊपर है, फटाफट दिमाग में याद करो, क्योंकि मेरे को मालूम है आपने पढ़ रखा है और आपको याद भी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्या है, सेल थियोरी वाज प्रपोज्ड बाय कौन है, शिल्डन एंड स्वान। इसके पीछे वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही था। किसने किया था, शिल्डन एंड स्वान ने। कब, 1838-39 में। ठीक है, एक ने किसके बारे में, स्वान ने किसके बारे में बताया था, एनिमल सेल के बारे में। शिल्डन ने किसके बारे में बताया था, प्लांट सेल के बारे में। अब बात रहा है रॉबर्ट विर्चो, इसने क्या बताया था, रॉबर्ट विर्चो ने बताया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उन दोनों को मर्ज करने के बाद अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। डेट आप बताओगे कमेंट करके कब है। नेक्स्ट क्या है, रॉबर्ट हुके। रॉबर्ट हुके हमने अभी पढ़ा था, क्या बताया था उसने, क्या बताया था, सेल के बारे में, सबसे फर्स्ट डिस्कवरी। लेकिन क्या था, वो डेड सेल था। ठीक है, उसके बाद क्या है, हैकेल के बारे में। हैकेल के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बताना आप इसको चेकआउट करके। नेक्स्ट, Which of the following organelles is present in prokaryotic cell? अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का बेसिक मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सिंपल का मतलब होता है, प्रो मीन्स प्री का पार्ट है, जो इमैच्योर है, जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है, अगर ऑर्गेनेल्स की बात कर ले तो जो ऑर्गेनेल्स होता है ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारे के सारे बहुत ही मैच्योर और मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और तो और अगर सेल मेम्ब्रेन की और यूकैरियोटिक की बात करें तो उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोजोम होता है, डीएनए मटेरियल होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वो किस में होता है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहता है ना ये। अच्छा, एक चीज़ और है, राइबोसोम, जो दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में। ऐसा क्या खासियत है कि ये दोनों में होता है, और क्या हमें ये बताता है राइबोसोम के बारे में, ये आपकी जिम्मेदारी। आगे बढ़ लेते हैं। ये हो गया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, राइबोसोम। यहीं पर मेंशन भी मैंने कर रखा है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है किसके अंदर,
समझ आई बात। अच्छा, राइबोसोम का बेसिक काम क्या है? तो राइबोसोम बेसिकली काम करता है किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। डन। अच्छा, राइबोसोम भी दो डिफरेंट होता है, मैंने आपको वो भी बता रखा है, एटीएस और याद आया? नहीं याद आया? रिवाइज करो एनसीईआरटी में, कोई बात नहीं। अच्छा, लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में कोई भी ऐसा, पहले तो कोशिश ये की जाती है कि उसको करेक्ट किया जाए, लेकिन अगर वो सेल ऑर्गेनेल्स इतना डैमेज हो गया हो कि हमारा सेल प्रिपेयर होने की कंडीशन में नहीं हो, तो इस लाइसोसोम के अंदर HCl होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कारण ये बर्स्ट हो जाता है और सेल अपने आप में ही ख़त्म हो जाता है। प्लास्टिड्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा। फोटोसिंथेसिस में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है? प्लास्टिड के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया भी था। ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है, ऐसा ही रहता है क्या? हाँ बिल्कुल रहता है। ऐसा ही जुड़ा रहता है? हाँ रहता है। इसको बड़े वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड। इसमें जो सिंगल है थैलाक्वाइड, इसमें ये जो बड़ा पूरा जुड़ के बना हुआ उसको क्या बोलते हैं? ग्रेना अपन बोलते हैं। याद आया? ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना, जो जिसकी वजह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेला। और इसके अंदर ये जो लिक्विड तरीके का पार्ट होता है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। अच्छा, एक थैलाक्वाइड को अगर आप बाहर निकाल के ले आओ, इसको कट कर दो, इसके अंदर भी लिक्विड दिखेगा, उसको बोलते हैं ल्यूमेन। उसी के अंदर एक्चुअल में ग्रीन पिगमेंट जो हमारा क्लोरोफिल है प्रेजेंट होता है, और वही क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला? यस। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? द आंसर इज राइबोसोम। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड लाइसोसोम इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। डन। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज। अच्छा, क्यों? आपने जब इसको पढ़ा तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि भाई ये सेल है, इसके अंदर ये लेयर और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या काम करती है? तो ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है। ये और क्या करती है? इन्वायरमेंट से अलग करती है। ये और क्या करती है? कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है और कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है, जो रिक्वायरमेंट होता है। इसी की वजह से उसको क्या बोला जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। समझ आई बात? अच्छा, ये सेलेक्टिवली परमिएबल के हिसाब से ही आपने 3 चीज़ें पढ़ी होगी, याद करो। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। उसी की वजह से तो होता है क्योंकि सेल के अंदर कुछ चीज़ें जा सकती है और सेल के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर आ सकती है। जो जब एक सेल को किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डालते हैं और वो सेल स्वेल करने लग जाता है, अपन क्या बोलते हैं कि सेल के अंदर पहले से वाटर कम रहा होगा, उसके अंदर जाना शुरू हो गया, वो फूलने लग गया, हाइपो होने लग गया, हाइपोटोनिक। जब सेल स्क्वीज करने लग जाता है तो वो सेल कैसा हो जाता है? हाइपरटोनिक। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको याद दिलाता हूँ, जब सेल स्क्वीज कर रहा होता है ना ऐसा, और सेल वॉल ऊपर से कनेक्टेड होता है और सेल उसके से जब दूरी बना रही होती है, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में पार्शियली डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है, और उसी पार्शियल डिटैचमेंट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। डन। तो क्या लिखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट स्टोर्स फूड। नो इज परमिएबल, लेट्स ओनली सम मॉलिक्यूल्स पास। इज परमिएबल, लेट्स ओनली सम मॉलिक्यूल पास। किसको ही आने दिया जाता है? सबको नहीं आना। सी परमिएबल, या इट इज, बट उसके बेसिस पे सेमी परमिएबल बोला जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है? सेलेक्टिवली परमिएबल, लेट्स ओनली सम मॉलिक्यूल्स पास, जो रिक्वायरमेंट की होती है। डन। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ। अच्छा सुनो, जब आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप ACR और RER पढ़ते हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को रफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रोटीन होता है, वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, राइबोसोम होता है। स्मूथ को स्मूथ बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम नहीं होता, वहाँ पर लिपिड का। तो ये जो लिपिड और प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है, इसी से फॉर्मेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का। क्या लिखा है? क्या? लिपिड एंड प्रोटीन्स। समझ आई बात? मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल भी दे दी है इसमें। नेक्स्ट क्या लिखा? विच प्रोसेस कॉज प्लाज्मोलिसिस इन। अभी मैंने शेयर किया है। प्लाज्मोलिसिस कब होता है? जब एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट किया जाता है, किस में? हाइपरटोनिक मीडियम में। तो सेल स्क्वीज करना शुरू कर देता है। ऐसा मान लीजिए ये सेल है और इसके ऊपर ये सेल वॉल ऐसा चिपका हुआ है, ये वाला, और जब इसके अंदर से वाटर बाहर जाना शुरू करेगा तो ये पार्शियल डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। मतलब सेल वॉल का सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा थोड़ा अलग हो जाना, प्रॉपर नहीं, थोड़ा सा। उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। अच्छा, एंडोकाइटोसिस क्या होता है? 2 तरीके का होता है, एंडो और एक्सो। मतलब किसी भी चीज़ को अंदर लेना। याद होगा मैंने आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
बताऊंगा और डिटेल्स में। अच्छा, डिफ्यूजन आपको पता है, डिफ्यूजन का बेसिक मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना। ऑल्दो डिफ्यूजन को ज़्यादातर गैसियस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों अवेलेबल है। लेकिन जब अपन ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, वाटर मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यस, और ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्टिव में किसकी ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की, एनर्जी की यूज पड़ती है, की ज़रूरत हो जाती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ना, प्लांट सेल इज इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, अभी मैंने आपको बताया था, जब अपन किस में पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे अपन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सिंपल सा मतलब ये है कि जब आपने एक सेल को किसी पर्टिकुलर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पुट कर दिया, तो ये जो सेल है ना, इसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है और जो बाहर का सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर कम होता है। आप उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिगर में देख लेना। तो यहाँ से वाटर कहाँ जाना शुरू करता है, बाहर की तरफ। तो ये सेल क्या हो जाता है, स्क्वीज करना शुरू हो जाता है। तो आपका अंडरगोज प्लाज्मोलिसिस, रिमेन्स द सेम, बट स्वेल अंडरगोज द प्लाज्मोलिसिस। किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। प्लाज्मोलिसिस अभी पिछले स्लाइड्स पे मैंने आपको बताया। व्हाट इज स्किन श्रिंक आफ्टर लॉन्ग वॉशिंग इन वाटर, किस वजह से होता है? क्योंकि देखो, एकदम सिंपल सी कंडीशन ये है कि हमारे बॉडी के अंदर why does skin shrink after long washing in water? हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाई डज स्किन श्रिंक आफ्टर लॉन्ग वॉशिंग इन वाटर। अच्छा, इसका बेसिक जो आंसर है वो यहाँ पर मिसिंग है। सिंपल सी बात है कि उसमें होता क्या है कि आपके स्किन के अंदर से वाटर का मूवमेंट बाहर की तरफ ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। उसकी वजह से श्रिंक करना। इसमें एंडो तो हमने लिखा है, ऑस्मोसिस में दो है, एक एंडो हो जाएगा और एक्सो हो जाएगा। तो आपका प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए, एक्सो ऑस्मोसिस होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश ये करूँगा कि इसमें पिक्चर भी पुट कर दूँ ताकि आपको समझने में और आसानी होने लग जाए। नेक्स्ट क्या लिखा है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, बहुत सिंपल है, एनिमल सेल्स, फंजाई, प्लांट सेल्स ओनली एंड ऑल सेल्स। अब समझो, ऑल सेल्स तो कैंसिल कर दो क्योंकि अपने को पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल तो होता नहीं है। लेकिन बेटा यहाँ पर प्लांट सेल्स ओनली और फंजाई, इस दोनों में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि जब अपन बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई के ऊपर भी सेल वॉल होता है, काइटिन का बना हुआ, और यहाँ पर प्लांट सेल्स ओनली और फंजाई मेंशन किया गया। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ये दोनों ही, एक ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें ये दोनों अवेलेबल होना चाहिए, फंजाई भी और प्लांट सेल्स ओनली भी। डन। चलो नेक्स्ट, विच गिव्स प्लांट सेल रिजिडिटी एंड शेप, ऑफ कोर्स सेल वॉल देता है, सेल वॉल ही देता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल जो प्लांट सेल का होता है वो हार्ड मटेरियल होता है, सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, वो आउटर कवरिंग होता है, टफ होता है, टफनेस होता है, इसलिए वो सारी चीज़ें। बात रही न्यूक्लियस की, आपको पता है न्यूक्लियस को किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, डेट 1831 में। अच्छा, न्यूक्लियस का बेसिक काम क्या है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसपेरेंट करना फ्रॉम पेरेंट्स टू, समझ रहे हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपको पता है कि जितने ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको एक जगह बाउंड करके रखता है। बेसिक जो बहुत सारे फंक्शंस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको अभी मैंने रिपीट कराया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा लेयर है जो किसी भी सेल को दूसरे सेल से अलग रखता है, इन्वायरमेंट से अलग रखता है। उसके अंदर ऑर्गेनेल्स जो होता है वो अपना फंक्शन करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, उसी बेसिस पे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक बनता है। क्यों, ये अपन देखेंगे। सेल वॉल का मैंने आपको बता ही दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज नॉट अ मेड ऑफ सेल्यूलोज, मैंगो ट्री सेल वॉल, हाइड्रेलिया सेल वॉल, कैक्टस सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, आई डोंट नो। विच स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अच्छा, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। अब उसकी बात की गई, सेंट्रियोल। अच्छा, सेंट्रियोल बेसिकली
जो हमारे सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारा हेल्प करता है। प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस, और लाइसोसोम क्या हो जाता है, लाइसोसोम बेसिकली सुसाइडल बैग है, क्लीन करने में सेल को हेल्प करता है। अच्छा, इन चारों ही चीज़ों में जो प्लास्टिड है वो फोटोसिंथेसिस करता है। क्या एनिमल को फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत है? क्या हम ऑटोट्रॉफ है? नहीं, हम हेटेरोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ जो बनाता है उस पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब आपका आंसर ऑप्शन बी प्लास्टिड हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, राइबोसोम आर द साइट ऑफ, राइबोसोम पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लिपिड सिंथेसिस कहाँ हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। किस पे, स्मूथ पे। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, रेस्पिरेशन आप पढ़ोगे 3 डिफरेंट हो जाता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। मैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के लेयर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोला जाता है, ठीक है, वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अच्छा, उसके अलावा 2 और होता है एनारोबिक, जो एक अल्कोहल प्रोड्यूस करता है यीस्ट में, और एक हमारे मसल ऑर्गन में जो क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद क्या, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लास्टिड्स में होता है। डन। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ऑफ कोर्स राइबोसोम। कैसे पता करेंगे, ये प्रोकैरियोट में भी अवेलेबल है और यूकैरियोट्स में भी अवेलेबल है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो जाता है, गोल्जी apparatus मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनेल्स विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज, सेम क्वेश्चन, या विच ऑफ दीज कैन क्रिस्टलाइज, कौन सा होता है, वायरस क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्यों, जैसी इसके साथ क्या है कि ये होस्ट के हिसाब से चलता है। अगर होस्ट लिविंग होगा तो उसमें लिविंग हो जाएगा, होस्ट डेड है, नॉन लिविंग है, तो उसमें क्रिस्टलाइज कंडीशन में रहता है। नेक्स्ट, अ सेल वॉल स्वेल इफ वाटर कंसेंट्रेशन इनसाइड इज ग्रेटर देन आउटसाइड। सिंपल सा प्रोसेस है, स्वेलिंग की कंडीशन बनती ही तभी है जब कॉन्सेंट्रेशन हाई से लो की तरफ जाता हो, मतलब सेल के अंदर जब मूवमेंट होता होगा तभी उसकी स्वेलिंग की कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट, एंड द लास्ट, इन किचन ऑफ द सेल रेफर्स टू, किसको बोला जाता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी। तुम किस क्लास में हो, किस क्लास में हो, 9th 10th। आंसर बताओ इसका, क्लोरो, क्यों, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में हेल्प करता है। वेरी गुड। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो परफॉर्म द सेम फंक्शन बट इन डिफरेंट वे। बेसिकली क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमारा मेम्ब्रेन है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन एनर्जी करेंसी बोलते हैं। लेकिन किचन ऑफ द सेल की बात करें तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। बात रही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन बेसिक दो पार्ट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्योंकि राइबोसोम होता है, और वो स्मूथ पे क्या होता है, लिपिड फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडी को बेसिकली ट्रांसपोर्ट चैनल के बारे में बोल सकते हैं क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनाया गया चीज़ का ना केवल पैकेजिंग करता है बल्कि उसको जिस ऑर्गन तक पहुंचाना है वहाँ का वे भी बना के देता है। लिपिड मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। गोल्जी apparatus पैकेज्ड मटेरियल बनाता है उसको ऑर्गन्स पे। प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो ये रहा आज का। कोशिश तो मैंने ये करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेज चलूँ और आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस खूब सारे पहुंचा दूँ और उसमें थोड़ी डिटेल्स पुट कर दूँ। ऑल्दो ये इस पैटर्न का फर्स्ट लेक्चर था, दूसरा लेक्चर जब लेके आऊँगा थोड़ा सा इम्प्रूव्ड होगा, कुछ पिक्चर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पढ़ते रहें, साथ में मेरे भी जुड़ते रहें, और अगर वीडियो पसंद आता हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। सो स्टे हैप्पी, जय हिंद।